आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो ज्योग्राफी 8th क्लास की, जिसमें हम 3rd चैप्टर करने वाले हैं। 3rd चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। देखो, यहाँ पे कहानी के थ्रू बताया गया है कि किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट अपने पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण ऐसा है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। देखो, यहाँ पे कोयला लेके जा रहे हैं ट्रक। फिर खनिज क्या है? किरी ने पूछा। सुकांत कहता है कि आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप उसके अवयवों को अलग करके देख सकते हो? पृथक मतलब अलग। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटे पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्रकृति रूप से प्राप्त होने वाला खनिज जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो, वह एक खनिज कहलाता है। समझ गए? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो, वो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे खनिज है ना। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर सत्र और अंटार्कटिका। ठीक है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब इंसान नहीं बनाता इन खनिजों को, वो नेचुरली बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों और विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। क्या आपको पता है कि जो आप खाना खाते हो उस नमक में, और जो आप पेंसिल यूज़ करते हो लिखने के लिए, उसमें ग्रेफाइट जो होता है वो एक खनिज होता है। ठीक है। जो नमक है वो भी एक खनिज है, जो ग्रेफाइट है वो भी एक खनिज है। यहाँ पे देखो खनिजों के प्रकार, मतलब मिनरल्स जो होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज मिलते हैं। ठीक है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। संरचना मतलब उनकी कॉम्पोजिशन, बनावट क्या है। ठीक है। मिनरल्स को, खनिज मतलब मिनरल्स, उनको धात्विक मतलब मेटालिक और अधात्विक मतलब नॉन मेटालिक। और फिर मेटल जो होते हैं उनमें लोह अलोह होते हैं, जैसे फेरस और नॉन फेरस वाले होते हैं, अलग से डिवाइड किया गया है। अब देखिए, जो खनिज होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं। शेल मतलब रोक। ठीक है। शेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों से बने होते हैं। किसी भी चट्टान को आप हाथ लगाओगे तो आपको पता चल कौन सा मिनरल है, कितनी अमाउंट में है, तो वो हमें पता नहीं होता। मतलब अनिश्चित अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। ठीक है। जिनसे हम निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनका ओर बोलते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ठीक है। वैसे खनिज कितने? 2800 तरह के मिनरल्स हमें पता है, लेकिन जो 100 हैं उनको और मिनरल कहा जाता है। ठीक है। अयस्क खनिज कहा जाता है। अब देखिए, जो धात्विक होते हैं, धात्विक का मतलब क्या होता है? मेटलिक जो होते हैं वो कच्चे धातु, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। ठीक है। धातु मतलब जो कठोर चीज़ होती है, धात्विक कठोर होती है, और वो क्या करती हैं? ऊष्मा और बिजली को सुचालित करती है, मतलब अपने से अंदर से पास होने देती हैं, जिसमें धुती या चमक की विशेषता होती है। कोई भी धातु देख लो आप, उसमें चमक होती है ना। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नेस के इसे कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह और अलोह हो सकते हैं। मतलब फेरस, लोह वाले को फेरस और नॉन फेरस को अलोह कहते हैं। मतलब जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो जो मेटालिक होते हैं वो लोह भी हो सकते हैं और अलोह भी हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, इसमें लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता। ठीक है। अलोह लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं।
अलोह का क्या एग्जाम्पल है, मतलब जैसे हम सोना चांदी पहनते हैं, क्या उसमें लोहा होता है? नहीं होता, इसलिए वो अलोह में आती है। फिर बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। कौन कौन सी ऐसी होती हैं? जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है और जिप्सम है। ठीक है, समझ रहे हो इनको? जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन, अभ्रक मतलब मीका और जिप्सम मतलब जिप्सम। ये ऐसे हैं जिनमें धातुएं नहीं होती। खनिज ईंधन जैसे कोयले और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। और अधात्विक में क्या ले लोगे आप? कोयला और पेट्रोलियम भी ले सकते हो। खनिजों का खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। ये प्रोसेस है जिनसे इनको निकाला जा सकता है। अब खनिजों का निष्कर्षण जो है, ये इस टेबल के थ्रू याद करना। खनिजों का निष्कर्षण का मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब उसको निकालना। खनन का मतलब माइनिंग होता है, प्रवेधन का मतलब ड्रिलिंग होता है, ड्रिल मशीन जैसे जाती है वैसे, है ना। और आखनन होता है एक प्रक्रिया, वितरित खनन होता है, और कूप की खनन होता है, शाफ्ट माइनिंग। इस तरह से आप इंग्लिश में चाहो तो वो भी समझ सकते हो, आसानी से समझ जाओगे। फिर है पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालना जो होता है ना, उसको खनन कहते हैं। ठीक है, फिर जो ऐसा भी होता है कि कुछ थोड़ा सा कम गहराई पे हो, कुछ ऐसा होता है कि बहुत गहराई पे हो। तो जो कम गहराई पे स्थित होते हैं वो पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे वितरित खनन कहते हैं। और गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं कूपक। ठीक है, कूपक खनन कहते हैं। अब है कूप की खनन जो होता है, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं जो धरातल में बहुत ही नीचे मिलते हैं, उन्हें निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उन्हें प्रवेधन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 3.4 में देखो, 3.4 में क्या है, ये जो दिखाया गया है आपको, ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल। ऑफशोर मतलब पानी में देख सकते हो आप। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट खनिज जो होते हैं, आसानी से जिनको निकाल सकते हैं, उनको आखनन कहते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हो, आप शेल को देख कर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है? मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि आप बता सकते हो, क्योंकि तब शेल का रंग जो होता है ना, वो नीला होता है। अगर उसमें तांबा है किसी भी शेल में तो वो थोड़ा सा नीली होगी। अब है खनिजों का वितरण। जो भी कोई खनिज होते हैं, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारी अर्थ में किस तरह से वो पाए जाते हैं, उसको देखते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, ये पता है आपको। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था। अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो ये 7th क्लास की बुक भी आपको अगर याद है तो उसमें से वो चैप्टर देख लेना। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, उनमें पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे? आग्नेय और कायांतरित शैलों में। फिर है उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, आपके क्वेश्चन आंसर में अगर होगा तो ज़रूर याद करना। मैदानों और नवीन वली पर्वतों के अवसादी शैल समूह में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया के फॉस्फेट संतर इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, फॉस्फेट संस्तर इसके उदाहरण हैं। और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी सतह पे पाए जाते हैं। तो ये अवसादी चट्टानें हैं या कौन सी चट्टानें हैं, आप इनको याद करना। फिर एशिया की यहाँ पे बात की गई है। एशिया में क्या होता है, देखो जिस भी कंट्री का दिया हो ये ज़रूर याद करना, क्योंकि आपकी जीके भी बढ़ रही है इससे। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क है, मतलब हमारे देश में और चाइना में लौह अयस्क है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। टिन भी यहाँ आधे से ज़्यादा, विश्व का मतलब आधे से ज़्यादा यहीं होता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक हैं। ठीक है, तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में चीन ज़्यादा उत्पन्न होता है
चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। ठीक है, तो चीन का और भी चीज़ों में योगदान है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी मिलता है। तो आपको पता है स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड मतलब एक तरह से बेकार है खनिजों के मामले में, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। फिर बात करते हैं यूरोप की। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, क्या है? लौह अयस्क का। यूरोप भी अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो यूरोप का क्या योगदान है ये भी याद कर लेना। फिर बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश और अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और लोहे का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। ठीक है, कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हो ना तो एक बार आप मैप में ज़रूर देख लिया करो। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अल्पेशियन पर्वत, ग्रेट लेक, पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिह्नित कीजिए। मानचित्र में चिह्नित आप करेंगे तो आपको ये नाम जो है थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, वो याद हो जाएंगे। फिर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब जो लौह अयस्क हमारा और चाइना का योगदान था उसमें ब्राज़ील का भी है, क्योंकि वहाँ पे उच्च कोटि का लौह अयस्क मिलता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, तो चिली और पेरू भी याद करना। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, पेट्रोलियम, प्लैटिनम था ये, और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। ये नाम याद रखने हैं आपने, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इनको क्वेश्चंस बना के दे दूँगी ताकि आपको याद हो जाए, और ट्रिक से भी बता दूँगी। फिर क्या आप जानते हो हीरा एक दुर्लभ हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है। मतलब ग्रीन जो हीरा होता है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, ग्रीन डायमंड। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वो 430 वर्ष पहले बनी थी, जो पृथ्वी जो है हमारी उसके बनने के 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ठीक है, 30 नहीं है यहाँ पे, 300 करोड़ होगा, 300 मिलियन ईयर्स। ठीक है, उसके फिर अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में क्या है? अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका में मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खनिज है। यहाँ हीरा, सोना, प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कौन? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सोना यहाँ होता है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। फिर तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोल में पाया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा उत्पादन क्या होता है यहाँ पे? बॉक्साइट। यह तांबा, शीशा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। फिर ये एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या है? मानचित्र की सहायता से भारत के रूपरेखा मानचित्र पर लौह, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक के वितरण को चिह्नित कीजिए। आपने यहाँ बताना है कि भारत में क्या क्या मिलता है। फिर अंटार्कटिका की बात करते हैं। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्व अनुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है।
ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व अनुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका की बात थी। अब भारत में वितरण की बात कर लेते हैं। भारत का एटलीस्ट आपको मैप में भी पता होना चाहिए कहाँ क्या मिलता है। ठीक है, लोहे की बात करते हैं। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। तो लोहे के लिए ये चिन्ह आप ये उसमें मार्क कर सकते हैं ना, एटलस में। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो लोहा और बॉक्साइट का हमें पता चल गया। फिर उसके बाद अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इनमें पाया जाता है और भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। अभ्रक सबसे ज़्यादा निर्यात यहीं से होता है। फिर तांबे की बात करते हैं। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। फिर मैग्नीज, भारत मैग्नीज के निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। फिर सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो यह अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। मतलब बहुत नीचे जाके कर्नाटक में सोना मिलता है। फिर चूना पत्थर की बात करते हैं। चूना पत्थर में जो हमारे राज्य हैं वो हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, नमक कहाँ से मिलता है हमें इंडिया में? समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में नमक के अग्रणी उत्पादक हैं और निर्यातक भी हैं। मतलब हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पैदा होता है नमक और यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो राजस्थान की सांभर झील है, यहाँ से नमक का किस तरह से निष्कर्षण किया जा रहा है। अब खनिजों के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूजेस हैं खनिजों के वो किस तरह से हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाए जाते हैं। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होता है और कंप्यूटर में होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। ठीक है, तो आप अपनी 5 खनिजों की सूची बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि इनके क्या क्या उपयोग हैं। अब हम खनिजों के संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उन्हें बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। हमें नहीं पता अनवीकरणीय है, किस तरह से इसको नवीकरण किया जा सकता है। ठीक है, खनिजों के निर्माण और संचयन में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना जरूरी है। ठीक है, धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन का संरक्षित किया जा सकता है। मतलब जितनी धातुएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बार बार प्रयोग में लाएं। ऐसा नहीं है कि हम उसे कबाड़ बना के ही छोड़ दें। ठीक है, सोचें और करें। उनका पुनर्उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उनका पुनर्चक्रण किस तरह से किया जा सकता है और कम से कम उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। फिर शक्ति संसाधन की बात करते हैं। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने के लिए उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। ठीक है, सनी की माँ ये काम करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ नाश्ता कर लो। ठीक है, सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों, मतलब जो बिजली के जो गैजेट्स होते हैं वो सभी बिजली की खपत करते हैं। अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए परिचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब हर चीज़ में हमें एनर्जी चाहिए। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के बीच वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए, विद्युत संरक्षण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड जो है, यहाँ फोटो लगाई गई है। अब हम परंपरागत
जो स्रोत हैं उनकी बात करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग के लिए लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोतों के दो मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। देखो, खनिज तेल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राकृतिक गैस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खनिज तेल के लाभ क्या हैं? आसानी से परिवहनीय है, टैंकर में आ जाता है खनिज तेल। फिर है पेट्रो रसायन का, जो पेट्रो रसायन उद्योग है उसका आधार भी है। फिर हानि क्या है? तेल अधिप्लावन गैस एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का आवश्यक या तेल की बात भी हो रही है यहाँ पे और गैस की भी बात हो सके। अगर इसका रिसाव हो जाए तो उसमें ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है। ठीक है, फिर है निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा। इसकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से एसिड रेन होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना, एसिड रेन क्या होती है। फिर नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, जो एक्सप्लोरेशन है न्यू फ्यूल का वो ईजी नहीं होता है। और प्राकृतिक गैस के लाभ देख लो, आसानी से परिवहनीय है, पाइपलाइन से चली जाती है, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होती है जो प्राकृतिक गैस होती है, और ये तेल से सस्ती भी होती है। फिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, उनमें से ईंधन और कोयला दो हैं। ईंधन के भी लाभ और हानि देख लो, कोयले के भी लाभ और हानि देख लो। ठीक है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम इनको। सुप्राप्य का मतलब होता है इजीली एक्सेस होना। ठीक है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ईंधन क्या होता है? बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर इसकी हानि क्या है? इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अधिक समय लगता है इसको रखने में। ये पोल्यूशन भी करता है, मतलब प्रदूषण भी फैलाता है। फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करता है। फिर इसकी वजह से निर्वनीकरण होता है, मतलब डिफोरेस्टेशन होता है। ठीक है, कोयले के लाभ देख लेते हैं। कोयला क्या है? एक्सटेंसिवली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है हमें, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, मतलब एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसकी हानियाँ क्या होता है? प्रदूषण का स्रोत है, पोल्यूशन का सोर्स है ये। फिर परिवहन के लिए भारी भी होता है कोयला। जल विद्युत की बात करें इसी तरह से, जल विद्युत में लाभ और हानि देख लेते हैं। जल विद्युत है, प्रदूषण मुक्त तो है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, मतलब हम यहाँ पे फिशरीज भी ग्रो कर सकते हैं। ये सस्ता भी होता है, थोड़ा चीप होता है। इसकी हानि क्या क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो लोकल लोग होते हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। फिर है निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन। ठीक है, जल प्लावन हो जाता है जो लो लाइंग रीजन होते हैं उनका। फिर एक्सपेंसिव टू सेटअप, मतलब इसको स्थापित करना बहुत ही खर्चीला होता है। ठीक है, और ये समझ में आ गया होगा आपको। ईंधन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।